हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए किरण पब्लिकेशन बुक के जो है सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर कैसा होगी 5वें नंबर को है। ठीक है, तो इसके 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ठीक है, और आपको घटना चक्र के 10 सेट थे, हमने 10 सेट हिंदी और जीएस के करा दिए हैं। उसके प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में से वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं क्योंकि भाई देखिए, अगर बोलें कि जैसे अब ये पहला प्रश्न है, हमने इसका पढ़ा, आपको आप जवाब दे दिया ऑप्शन नंबर सेकंड, तो इतना हमें लगता नहीं ये पर्याप्त है। ठीक है, तो इस तरह से तो आप अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक, इसलिए हम आपको यहाँ पर कुछ बताते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में बने और आपको नॉलेज बढ़े। ठीक है, और ये आप 37-38 क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे डिटेल से बताते हैं कि आपको कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए जब देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा, तभी तो बड़ा वीडियो बना है, वरना ये 38 क्वेश्चन क्या है, कभी एक ऐसे ही बता के हमने 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए आप इससे विचलित ना हुए करिए कि वीडियो बड़ी बनती है या छोटी बनती है। ठीक, आपको ये देखना है कि इसमें कुछ नॉलेज हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए आपकी परीक्षाएं जो हैं, अ, देखिए कह रहे हैं कि 18, जब उन्होंने कह दिया कि 18 की हो सकती है, तो भाई 18 की हो सकती है, तो क्या जरूरी नहीं ना कि 19 का ना हो जाए। अरे एक शिफ्ट में एक दिन में नहीं होगा तो दूसरे दिन में तो हो जाएगा ना। ऐसी परीक्षाएं क्या नहीं हुई हैं? पिछले वाले जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुए हैं, वो 2 दिन में ही तो हुए हैं ना। तो क्या 18-18 सब लोग चिल्ला रहे नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। अरे भई 18 को होगा, 19 का भी तो हो सकता है। क्या अगला दिन नहीं आएगा? आएगा ना। तो 18 को भी हो सकता है, 19 को भी हो सकता है। अगर 18 को नहीं होगा तो फिर हाँ, 1 हफ्ता आपको टल सकता है। ठीक है? 18-19 का पेपर नहीं होगा तो 1 हफ्ता तक तो टल सकता है। तो उससे ज़्यादा फिर बहरहाल नहीं टलेगा। ठीक है? बोर्ड की परीक्षाएँ से पहले हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना फिर बोर्ड की परीक्षा के जस्ट बाद ही होगा। लेकिन ये जान लीजिए कि 18-19 का ही पेपर हमारा है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष स्पेस में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आपको बताना है स्वामी विवेकानंद ने वर्ष स्पेस में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आपको यहाँ बतलाना है सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा नंबर सही हो जाएगा 1899 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपसे पूछा जाएगा ये किसके शिष्य थे, तो ये जो है परमहंस के, रामकृष्ण परमहंस के क्या थे, ये शिष्य थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अगर इनका जन्म पूछे तो आप जानते हैं कितना, 1863 में। और 1863 में कितना, 12 जनवरी 1863 में को जो है ये कलकत्ता में हुआ था। कुछ लोग इनको संवत में मानते हैं, 1920 मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1863 में, 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। एक प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ बहुत अच्छा बनता है, क्या भाई, कि शिकागो धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? आपसे ऑप्शन दे देता है, तो ये स्वामी विवेकानंद ही वहाँ पर भाग लिए थे और अपने जो भाषण दिए थे, इस अपने भाषणों से इन्होंने सबको मोहित कर दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको, और ये भी पूछता है कि ये कब शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, तो ये 11 सितंबर 1893 में। ठीक है, 1893 में हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे इतना इनके बारे में जरूर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये किनके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के जो है स्वामी विवेकानंद शिष्य थे। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा क्या गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये याद रखना है, ये 1899 में। ठीक है, अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछे तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस मिशन का की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्राचीन हिंदू वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना, इसका ये मुख्य था। ठीक, तो ये आपको इतना यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की विपणन सहायता और सेवाएं योजना ग्रामीण योजना से संबंधित कारीगरों का समर्थन करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है हस्तशिल्प के लिए, चमड़े के सामान के लिए, या रत्न और आभूषण के लिए, हथकरघा के लिए। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये किसके, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, हस्तशिल्प के लिए जो है, ये जो है विपणन से सहायता और सेवाएं योजना से संबंधित है। ठीक है, कारीगरों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रामीण योजना में मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं और जनता के बीच जो है क्या किया था, हस्तशिल्प के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ विभिन्न बाजारों और विपणन माध्यमों को कारीगरों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं, देखिए कुछ पंचवर्षीय योजना है।
तो ये योजनाएँ जो हैं क्या होती हैं भाई, पंचवर्षीय योजना जो है आपसे पूछता है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में, ठीक है? और कब तक चली थी? 56 तक चली थी, ठीक है? 5 साल की होती है, ठीक? तो पहली आपसे पूछा जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से 1956 में चली। ये बहुत पूछा जाता है, ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपको याद रखना है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है? और इसमें कृषि को क्या भाई, कृषि को प्रधानता दी गई थी। क्यों कृषि को प्रधानता दी गई? क्योंकि हमारे यहाँ उस समय बहुत ही कम खाने का होता था, जिस कारण से भारतीय लोग क्या होते थे, भूखे मर जाते थे। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना को क्या दिया गया? कृषि का, भाई ठीक। तो अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना होती है शुरू, तो 1956 से 1961 तक चली, ठीक है? 1961 तक चली। तो जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली तो ये भी पूछा जाता है, ये किस मॉडल पर आधारित है? ये पीसी महालनोबिस, क्या भाई याद रखना है, पीसी महालनोबिस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। और यह जो है उद्योग पर बल दिया गया। चलो भाई, कुछ कृषि की व्यवस्था हो गई, खाने पीने की व्यवस्था हुई, तो अब क्या किया जाए भाई, भारतीय उनको रोजगार भी तो चाहिए, काम भी चाहिए, तो इसलिए क्या ध्यान दिया गया कि अब इस क्या किया जाए, अगली जो पंचवर्षीय योजना है उस पर हम उद्योग पर काम करेंगे। तो इसमें 3 जो है महत्वपूर्ण उद्योग जो है शुरू किए गए, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन भाई? एक भिलाई लौह इस्पात, ये जो है छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, क्योंकि हमारे पास तो उतना पैसा नहीं था हमारे देश के पास, तो इसलिए हम क्या किए भाई, तो रूस की सहायता से जो है भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ में लगाया गया। और दूसरा था दुर्गापुर लौह इस्पात पश्चिम बंगाल में, ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। और तीसरा था राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा जर्मनी की सहायता से लगाया गया, ठीक है? तो ये आपको यहाँ कुछ ध्यान रखना है। और देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछता है, तो ये आपको याद रखना है, ये गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर आधारित थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये सब देखिए ऐसे ही प्रश्न आपसे बनते हैं, तो थोड़ा से अभी प्रैक्टिस सेट करिए, तो थोड़ा डिटेल में पढ़िए, नहीं तो एक बी सी का सी तो भाई कोई मतलब नहीं होगा। देखिए अगला कहेंगे, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? ये आपको यहाँ बताना है। कहें कि टेथिस, शिवालिक, इंडो ब्रह्मा या गोदावरी से, तो ये आपको बताना है। देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर यहाँ पहला नंबर सही हो जाएगा, टेथिस सागर, ठीक है? तो ये जहाँ पर हिमालय था, ये क्या था भाई, यहाँ पे टेथिस सागर से ये जो है उत्पत्ति हुई है हिमालय की, ठीक है? तो जो हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति जो है टेथिस सागर नामक एक महान भू सन्नति से हुई है। देखिए लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले जो है विश्व में केवल 2 बड़े महाद्वीप थे। कितने? 2 महाद्वीप। उत्तर में लौरासिया या अंगारा लैंड जिसे बोलते हैं, और दक्षिण में गोलार्ध गोंडवाना लैंड, ठीक है? लौरासिया और गोंडवाना लैंड जो है बीच जो है एक टेथिस सागर नामक एक लंबा संकीर्ण और उथला समुद्र था, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं था, ठीक है? उथला समुद्र, और नदियों द्वारा इन स्थलों से लाए गए तलछटों को समुद्र में के तल में जमा कर दी गई, और जो है धीरे धीरे क्या होगा, उठता चला गया, और इस प्रकार हिमालय का निर्माण हो गया है, ठीक है? तो ये तो इस प्रकार आपको है ना, देखिए इसे पूर्व का प्रहरी भी कहा जाता है, ठीक है, हिमालय को। चलिए आगे देखते हैं अगला है, करेंगे हिमालय पार की नदियां हैं। आपको देखिए यहाँ जो है ध्यान देना है, हिमालय पार की नदियां इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, करें कि सतलुज, सिंधु, गंगा, या ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, या ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, या ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। कौन सा यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? देखिए गंगा जो है ये नहीं होगा, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर ही सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी, ठीक है? हिमालय पार की ये नदियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है? राइट हो जाएगा, ठीक है? देखिए ब्रह्मपुत्र के नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ से ये जो है आपका इंडिया के यहाँ से जो है क्या, यहाँ से जो है सांगपो नदी के रूप में तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है, ऐसे बहती हुई कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश में, भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है? तो यहाँ जो कहते हैं कि जहाँ से निकलती है उस वहाँ जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके भी? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसे हम क्या कहते हैं भाई? दिहांग के नाम से जानते हैं। क्या? दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है? दिहांग के नाम से जानते हैं। और जब असम में पहुंचती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है? ब्रह्मपुत्र की नदी के नाम से जानते हैं। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है? और मेघना के रूप में जब गंगा इससे मिलती है तो मेघना के रूप में ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है? तो ये यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है? तो जहाँ से निकलती है उसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत जो है चीन का एरिया है, ठीक है? और जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये
दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है, असम में आती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब इसे गंगा आके मिल जाती है और या जो है या बंगाल में गिरती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और यह जो है गंगा से मिलकर सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो ये आप इसके जो है यहाँ से ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं सतलज नदी भी है। देखिए सतलुज जो नदी है यह जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस 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 ताल से निकलती है। ठीक है, निकलती हुई जो है यह जो है निकलती है, और यह जो है मानसरोवर झील कहाँ, कैलाश पर्वत के दक्षिण में है। ठीक है, और जो है इसकी सतलज की लंबाई कितनी है, ये 1450 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है, और भारत में जो है इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। ठीक है, 1050 किलोमीटर है। यह जो है पंजाब के फाजिल्का जिले में से पाकिस्तान में क्या करती है, प्रवेश करती है, और यह अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि बुद्ध का जन्म स्पेस में हुआ था, आपको बताना है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कह रहे हैं कि वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, या पाटलिपुत्र में। तो ये कहाँ हुआ था भाई, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, लुम्बिनी में। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है, ईसा पूर्व में ये लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखिए जो इनके जो एक गृह त्याग, इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका पूछा जाता है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये सारनाथ में। कहाँ दिए थे, सारनाथ में। और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक, तो सारनाथ याद रखिएगा, प्रथम उपदेश दिए थे। और इनकी भाषा पूछी जाती है तो पाली याद रखना है। क्या, पाली याद रखना है। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश पूछा जाता है प्रश्न की सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है भाई, 483 ईसा पूर्व में है, 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में। कहाँ हो जाती है, कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये कुछ बातें इनके बारे में ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला है। कहने कि चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था। तो ये आपको बताना है, चोल राजवंश का उभरने वाला जो है पहला जो है महत्वपूर्ण शासक था, ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, राज चोल हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही नंबर सेकंड नंबर हो जाएगा। तो इसकी स्थापना पूछा जाता है कि चोल राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो ये विजयालय चोल ने इसकी जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो ये याद रखना है, विजयालय जो है चोल राजा ने जो है चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो आपसे पूछा जाता है उस समय चोल राजवंशों की राजधानी क्या थी, तो ये तंजौर थी। क्या भाई, तंजौर। ठीक है, तंजौर थी। इसे तंजबूर भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों, तंजौर। ठीक है, तो उस समय जो है चोल राजवंश की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें कि बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध थे भी। सही ऑप्शन करें सितार के लिए, वायलिन के लिए, तबला के लिए, संतूर के लिए। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, वायलिन के लिए जो है ये बीजी जोग जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, सेकंड नंबर आपका यहाँ एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जो है बीजी मतलब विष्णु गोविंद जोग, क्या भी विष्णु गोविंद जोग। ठीक है, इन्हें शॉर्टकट में बीजी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तान संगीत परंपरा में जो है ये वायलिन के सबसे बड़े प्रणेता थे। ठीक है, करें कि नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये आपको बताना है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा नेपाली। ठीक है, नेपाली ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही, ऑप्शन 4 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, यह जो है क्या थी, एक आर्य भाषा नेपाली है। तो नेपाल की राजधानी आप जानते हैं भाई,
ये क्या है, काठमांडू है ना, काठमांडू है, ठीक है। और इसका जो मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा आपकी नेपाली रुपया है, ठीक है, नेपाली रुपया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला करें, एक तत्व के समस्थानिकों में स्पेस होती है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन होते हैं, देखते हैं क्या होता है एक समस्थानिक। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड नंबर सही हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। तो देखिए समस्थानिक जिसे आप आइसोटोप्स भी कहते हैं, देखिए एक ही तत्व के परमाणु, परमाणु संख्या क्या हो समान, लेकिन परमाणु भार जो है अलग अलग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है, ठीक है। तो क्या भी एक ही तत्व के परमाणु, परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होती है, उसी को हम कहते हैं क्या भी, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, देखिए प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु संख्या, ठीक है। और उसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब जिसे द्रव्यमान संख्या आप कहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसे आप भिन्न भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन किसे कह रहे हैं, ये यही आपका परमाणु भार है, ठीक है। यही आपको न्यूट्रॉनों चाहे बोलो या परमाणु भार बोलो, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए ये देखिए आपको कूट दिया, बड़ा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यहाँ कथन कौन सा सही है ये आपको यहाँ बतलाना है। यानी कि साबुन के अणु मिसेली कहलाने वाली संरचना बनाते हैं, हाँ ये आपका एकदम सही है। अगर साबुन के मिसेल सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर सकते, ये आपको गलत कह रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तैलीय मैल केवल मिसेली के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं, ये भी आपका राइट है। तो देखिए यहाँ पे कथन नंबर पहला और तीसरा जो है राइट हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए जब पानी में साबुन मिलाया जाता है तो एक कोलाइड्रिल घोल बनता है, ठीक है। कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के स्पेस में दिए हुए हैं। तो ये आपको भाग पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपसे भाग पूछा गया है। तो ये किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये आपका भाग नंबर तीसरे में है, भाग चौथे में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में रखा गया है, ठीक है। देखिए ये भाग 2 जो है आपका पूछा गया था, ये अनुच्छेद भी याद रखना है कि 36 से लेके 51 तक, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा जो है राइट हो जाएगा। भाग 2 जो है आपसे पूछा गया था पिछले वर्ष, तो इसमें क्या है, तो ये इसमें नागरिकता है, क्या भी नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता है। ये जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें नागरिकता है, ठीक है। और फिर भाग 3 में क्या है भी, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक है, क्या है, मौलिक अधिकार है। और भाग 5 में क्या है, भाग 5 में जो है आपका केंद्र है, ठीक है, क्या है, केंद्र है, ठीक। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए भाग 4 भी याद रखिए, भाग 4 बहुत पूछा जाएगा, नया जुड़ा है। तो ये भाग 4 जो है ये आपको याद रखना है, ये है मूल कर्तव्य से है, ठीक है। और ठीक है, मूल कर्तव्य से भाग 4 ए है, ठीक है, ठीक। भाग 3 में क्या बताया था भैया, मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए कुछ और देखते हैं, आपको बता देते हैं कौन कौन से याद रखना है। देखिए चुनाव आयोग जो है भाग 15 में है, ये याद रखिएगा। और राजभाषा भाग 17 में है, ठीक है। आपातकाल भाग 18 में है। और संविधान संशोधन आपसे पूछा जाता है भाग 20 में है। तो ये कुछ भाग जो है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और पंचायत भाग 9 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। तो ये किस वर्ग में आता है ये आपको यहाँ बताना है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, समानता का अधिकार में, ठीक है, समानता का अधिकार। तो जानते हैं समानता का अधिकार का अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, ठीक है। ये आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में
किसका उल्लेख है? ये समानता का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15 ये कहता है क्या भाई? अनुच्छेद 15 ये कहता है कि भी कि किसी के प्रति भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर अनुच्छेद जो है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। और 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, अनुच्छेद 17। अगला है, कह रहे कि किस प्रकार के एपिथेलियन ऊतक आहार नली के अस्तर अथवा फेफड़ों की कूपिका में गुणात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देता है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सरल सल्की एपिथेलियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सल्की एपिथेलियम से दो प्रकार के होते हैं, सरल सल्की एपिथेलियम और जो है अस्तरित सल्की एपिथेलियम। ठीक है, तो सरल सल्की एपिथेलियम जो है रक्त वाहिकाओं या फेफड़ों की कूपिका में चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देते हैं। ठीक है, अगला है कि जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? तो ये किस जगत के हैं? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर जो है मोनेरा। ठीक है, तो जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा जगत के जीव के उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का आया है। करें किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, मेगा ओमेगा लिखा होना चाहिए। ठीक, ओमेगा, जिसकी लंबाई 10 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रतिरोधकता जो है 100 ओम मीटर है। ठीक है, तो आपसे प्रतिरोधकता की यूनिट भी पूछी जा सकती है, तो ओम मीटर होता है। देखिए तो आर बराबर आपने रिलेशन पढ़ा होगा भाई 8वीं 9वीं 10वीं में। आर क्या रेजिस्टेंस है? ठीक, तो आर देखिए आर इक्वल टू आपने पढ़ा होगा रो एल ए, ठीक है, बाई एरिया। ठीक है, ये एल है, ठीक है, एल ए बाई एरिया। तो ये आप इसी फार्मूले पे आपको रख कर निकालना है। ठीक है, इसी फार्मूले पर आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर को आपको किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं 0.001 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया में दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर को जब बदलेंगे मीटर में, ठीक है, तो ये 0.001 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको रख दीजिए यहीं पर फार्मूले पे। ठीक है, यहीं पे आपको रख दीजिए। ठीक है, प्रतिरोधकता आपका रो का मान कितना दिया है यहाँ पे? देखिए कुछ नहीं है। ठीक है, रो एल बाई ए है। ठीक है, ये कुछ नहीं, तो रो का मान कितना 100 दिया है। ठीक है, 100 दिया है इंटू ये अनुप्रस्थ काट मतलब लंबाई दिया है 10 दिया है। ठीक है, और आपको ये जो है निकाले हैं एरिया जो है आया है 0.001, तो ये लिखेंगे 0.0001। ठीक है, इसी को आप काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा भी यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए जब काटेंगे तो देखिए नीचे ये 4 ऊपर और जी ऊपर चला जाएगा। देखिए पॉइंट लगा 00, तो ये ऊपर ये 4 0 ऊपर और चला जाएगा, तो ये नीचे वाला आपका समाप्त हो गया। तो ये कितना पावर में आएगा? तो 10 के पावर में आप लिख लीजिए, तो 10 इंटू 10 के पावर कितना पावर गिन लीजिए। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा भाई? तो 10 के पावर कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो 10 इंटू 10 के पावर 6 ओम हो जाएगा, ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मेगा ओम में आ जाएगा आंसर। ठीक है, मेगा ओम में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, आपको प्रतिरोधकता दिया है, लंबाई दिया है और एरिया दिया गया है, तो आप इस फार्मूले से रख के सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, करें जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे स्पेस बल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाटर है, इसके ऊपर कोई वस्तु आपने रख दिया तो ऊपर की ओर कहने की जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में 9th क्लास में, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये वहाँ से प्रश्न आपका ये बना हुआ है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए आर्किमिडीज ने बताया था कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई
वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी जो कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ आपका 4 नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्लावन बल, जिसे बायोंसी फोर्स भी कहते हैं। यानी कि आयतन के अनुसार वायु में 21% स्पेस है, तो ये बताना है कि वायु में जो है कितने 21% क्या होती है, आप जानते हैं इसको, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन कितना होता है अभी 78% होता है ना, और ठीक है, और कार्बन 0.03% होता है। तो ये है गैसों का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, आर्गन जो है 0.93% एवं होता है। ठीक है, और ठीक है, अगले कहने की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेस, नॉर्मल, वेब, लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउट लाइन और रीडिंग्स व्यू के बीच स्विच करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, व्यू बटन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अगला कहने की यहूदियों का प्रार्थना स्थल है, ये आपको यहाँ बताना है। यहूदियों का प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सिनेगॉग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं, कहने कि संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के कितने कुल सदस्य हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। कितने हैं? 193। ठीक है, और लास्ट वाला जुड़ने वाला कौन सा देश था? सूडान। ठीक है, सूडान 2011 में जुड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार अब जो है वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? यहाँ पे 193, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर और 1945 में। ठीक है, 1945। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 24 अक्टूबर 20 लिख दिएगा, ये 24 अक्टूबर है। ठीक है, 24 अक्टूबर। ठीक, तो ये 24 अक्टूबर जो है पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला यहाँ राइट हो जाएगा। कहें कि किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? तो ये सैंडलर आयोग कब आया था अभी? ठीक है, आज देखते हैं ऑप्शन नीचे है। देखिए ऑप्शन नंबर जो है ये पहला ही हो जाएगा 1917 में। ठीक है, 1917 में। तो सैंडल आयोग का गठन जो है 1917 में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए डॉक्टर S.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और जिसमें जो है इसके जो इस आयोग में जो है 2 भारतीय भी शामिल थे। कौन कौन? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर विजय उद्दीन अहमद थे। ठीक है, अगला कहें कि रिकेट्स बीमारी इसके अभाव से होती है। कहते विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए की कमी से। तो किसके होता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन बी के बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और देखिए विटामिन बी सी जो है आपका जल में घुलनशील है, और विटामिन ए, ई और के जो है और डी जो है आपकी वसा में घुलनशील है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी देखिए रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और लास्ट है विटामिन के का फिलिक्योनॉन। निम्न में से कौन सा शहर पारंपरिक सांडिया कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर से हो जाएगा, कांचीपुरम। ये जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है? देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ था यूपीपी में जो है 2018 वाले। सही ऑप्शन हो जाएगा किस में दिया गया भी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है यहाँ राइट हो जाएगा, अनुसूची किसमें?
8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो कुल कितनी भाषाएं हुए? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करें शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को स्पेस के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। तो ये किस पे बनी है अभी? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला नंबर आपका यहाँ आंसर सही हो जाएगा, 60:40 में, ठीक है। मतलब कि शिक्षा में जो है 60 भाग जो है कौन सहन करेगा? केंद्र करेगा, और 40 भाग जो है ये राज्य सरकार करेगी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पहला नंबर सही हो जाएगा। और यहीं जबकि पूर्वोत्तर के विशेष राज्यों में जो के लिए अनुपात ये है 90 और 10 का अनुपात है, ठीक है। 90 और 10 का अनुपात है, ठीक है। 90% जो है मतलब केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य करेगा। कहने कि सन 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्राप्तकर्ता कौन थे? ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। किसने पाया अभी? ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, देविका रानी को, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला याद रखिएगा, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो देविका रानी को दिया गया था, ये आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दादा साहेब फाल्के 2020 में जो है पुरस्कार किसको दिया गया? ये आशा पारेख को, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। और वहीं आपको दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में जो है किसको मिला है? तो ये अभिनेता रणबीर कपूर को ध्यान रखना है, और अभिनेत्री आलिया भट्ट को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? द कश्मीर फाइल्स को, ठीक है। चलिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? अभी कल ही के ही वीडियो में बताया था इसका। तो सारी जितने भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी हुई पुस्तक को बताया था। ये इनकी एक आत्मकथा है। तो बताइए किसने लिखा? ये महात्मा गांधी लिखा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर सही हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे स्पेस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ चौथा नंबर सही हो जाएगा, प्राथमिक बाजार के नाम से जाना जाता है। अरे प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड हो जाएगा, एथिलीन का, ठीक है। करें कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और इनका भी, तो इनका भी यहाँ देख लेते हैं। तो ऑप्शन आइए देखते तीसरा, तो कौन सा हो जाएगा भी? यहाँ पे तीसरा नंबर राइट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1904 को जो है किसका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर ध्यान दीजिएगा, दोनों को, गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री का, दोनों जने को मतलब 2 ही अक्टूबर को जन्म हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म? ये मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, 1904 में। अगला है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो ये आपको यहाँ बतलाना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हमीरपुर, ठीक है। तो अर्जुन बांध नहर जो है उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अर्जुन बांध जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। यह जो है 1957 ईस्वी में जो है पूरी तरह से बनकर क्या हुआ था? तैयार हो गया था। और यह जो है अर्जुन बांध की जो है 42 किमी मुख्य नहर से महोबा एवं हमीरपुर जिलों के लगभग ये जो है 59,722 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है, ठीक है। अगला है कहें कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, ठीक है। तो ये यूपी में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा
सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिठूर में, ठीक है। बिठूर में ये गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। और यह जो है कहाँ है? ये कानपुर में है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है कह रहे कि हिंडाल्को स्थापित है, आपको बताना है हिंडाल्को कहाँ है। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये रेणुकूट में स्थित है हिंडाल्को, ठीक है। देखिए यह जो है एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाली आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को जो है इंडस्ट्री की 1958 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट में जो है स्थापित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है भी? ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेणुकूट में। तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा, ललितपुर में। फिर उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो ये कहाँ है भी? राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, नरौरा में, ठीक है। नरौरा कहाँ है? ये बुलंदशहर में, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर भी? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बेतवा नदी पर, ठीक है। तो ये देखिए संयुक्त परियोजना है तो इंपॉर्टेंस है। ये देखिए एक फिगर ऐसे आपको दिया रहेगा, इसमें बंदे बताना रहेगा ये क्या दर्शाता है, ठीक है। ये बता रहे संयुक्त संकेत क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, केवल जो है 3.5 मीटर तक ऊंचे वाहनों के लिए प्रवेश है। मतलब इससे ज़्यादा अगर ऊंचा रहेगा तो मतलब कि ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये वाहन क्या हो जाएगा? इसमें टकरा जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये है, तो ये जा रहा है, तो अगर ज़्यादा ऊंचा रहेगा तो इसमें वाहन जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये केवल 3.5 मीटर तक ऊंचे वाहनों के लिए प्रवेश है, ठीक है। ये आपका फिगर है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पूरे हो जाते हैं कितने? 38 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो देखिए थोड़ा लंबा हो गया, कारण था कि इसमें कुछ अलग से बताना पड़ा, ठीक है। क्योंकि जब अलग से प्रश्न आप पढ़ेंगे तभी आपका मजबूत होगा जीएस, ठीक है। नहीं तो इतना मतलब कि सिर्फ 38 क्वेश्चन करने से आपके जीएस में पकड़ नहीं बनेगी। और जीएस में जानते हो यूपी पुलिस का जीएस 20 से 25 क्वेश्चन, बहुत हद तक 30 क्वेश्चन जाता है, ठीक है। तो काफ़ी कठिन आता है, ठीक है, इसका जीएस, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।